कहानी का नाम है मैं हार गई। इस कहानी को हिंदी की प्रसिद्ध महिला कथाकार मन्नू भंडारी ने लिखा है, जो उनकी इसी नाम के कहानी संग्रह में छपी है। यह कहानी सबसे पहले कहानी नाम की पत्रिका में छपी थी और पूरी कहानी में भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो अच्छे नेताओं की कमी थी या उन्हें ढूंढना जितना मुश्किल था, उस पर एक व्यंग्यात्मक चोट है। व्यंग्यात्मक मतलब जो व्यंजना शब्द शक्ति से जिसका अर्थ निकाला जाता है। आप देखिए कि कुछ साल पहले एक नोटा का बटन दबाने का आया था कि आपको अगर किसी भी नेता को वोट नहीं देनी, मान लिया कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और आपके क्षेत्र में जितने कैंडिडेट खड़े हैं, आप किसी को नहीं देना चाहते तो नोटा पर दबा सकते हैं। लेकिन नोटा पर बटन दबाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप चाहते हैं कि इनमें से कोई ना आए तो फिर कोई ना आए, क्योंकि उसमें बस बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। अगर कोई भी नोटा ही ज़्यादा हो गए और किसी के पास भी निश्चित वोट नहीं आती हैं तो फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा और उसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले नोटा भी नहीं था, आपके सामने 4 कैंडिडेट खड़े हैं और चारों में से आप किसी को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी में भी कोई चारित्रिक गुण, जनता के प्रति सेवा भाव का गुण या अपने कर्तव्य भाव का गुण किसी में नहीं है। उसके बावजूद भी आपको उन्हीं में से किसी न किसी को चुनना पड़ेगा और उसका परिणाम होता है कि संसद में जो चुनकर जाते हैं वह अच्छे आदमी जा ही नहीं पाते, क्योंकि अच्छे आदमी खड़े ही नहीं होते। राजनीति को वो दलदल मान लेते हैं, गंदी चीज़ मान लेते हैं। हालांकि अब ये थोड़ा सा जो दृष्टिकोण है हमारे जनता के बीच बदला है, अच्छे लोग भी राजनीति में जाने लगे हैं। लेकिन फिर भी समस्या यही आती है कि अच्छे लोगों को आप ढूंढेंगे कैसे, या फिर अभी जो मैंने कहा कि अब कुछ लोग थोड़े से अच्छे जाने लगे हैं और पहले तो राजनीति में जाने का मतलब ये था कि जो बुरे लोग होंगे वही राजनीति में जाएंगे। अब इसी बात को लेकर मन्नू भंडारी ने कहानी लिखी है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक कवि सम्मेलन होता है और कवि सम्मेलन में लेखिका मन्नू भंडारी भी जा रही हैं। हाँ, ये भी बता देती हूँ कि ये कहानी आत्मचरित मूलक कहानी है, यानी कि अपने चरित्र को लेकर या आत्मकथात्मक शैली में ये इस कहानी को लिखती हैं। तो ये बताती हैं कि ये एक कथा में काव्य सम्मेलन में गई और जब काव्य सम्मेलन में एक कविता एक महाशय ने पढ़ी तो उस कविता का जो सारांश था वो कुछ इस तरह से था कि एक पिता एक कमरे में, अपने घर के एक कमरे में एक शराब की बोतल रखते हैं, एक हीरोइन की फ़ोटो रखते हैं और एक गीता रखते हैं और वो देखना चाहते हैं कि अब उनके बेटे का भविष्य किस दिशा में जाएगा। यानी कि अगर वो गीता उठाते हैं तो उनका जो बेटा है वो धार्मिक क्षेत्र में, यानी कि धर्म के दिशा में अपने कर्मों को आगे बढ़ाएगा। अगर शराब की बोतल उठाता है तो वो शराबी बनेगा। अगर हीरोइन की जो तस्वीर है उसको उठाता है तो उससे वो एक तरह से औरतों में अपना मन लगाने वाला बनेगा, यानी अय्याश प्रवृत्ति का बनेगा। अब वो इन चीज़ों को कमरे में रखकर पिता बाहर खड़े हो जाते हैं और खिड़की से झांकने लगते हैं। बेटा आता है, सबसे पहले वो हीरोइन की तस्वीर उठाता है और उस तस्वीर को उठाकर चूमता है और सीने से लगा लेता है। उसके बाद वो देखता है शराब की बोतल रखी है तो वो शराब की बोतल उठाता है और 2-4 घूंट शराब पी लेता है। और उसके बाद शराब पीने के बाद उनका बेटा गीता उठाता है और बगल में गीता लगाकर रखकर बाहर निकलने लगता है। और तब वो बाप कहता है ये तो साला नेता बनेगा, आजकल का नेता बनेगा। यानी कि आजकल के नेता की वो चारित्रिक विशेषताएं बताते हैं कि वो कमरे के अंदर अलग अलग तरह की या हीरोइन से किसी भी स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, ऐश करता है, शराब पीता है और जब बाहर निकलता है सबके सामने आता है तो वो गीता बगल में लेकर चलता है, यानी कि दिखावट में वो धार्मिक दिखना चाहता है और कमरे के अंदर सारे के सारे जितने भी अब स्वभाव होते हैं, वो शराब पीने का हो या औरतों के साथ रहने का हो, वो सारे काम करता है। इस बात पर
लेखिका कहती है कि एक कवि मेरे पास से गुजरा और उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें तो यह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी क्योंकि तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। लेखिका बताती है कि जो महाशय मुझे इस बात को कह रहे थे वो मेरे पापा के साथ, मेरे पिता के विरुद्ध चुनाव में खड़ा हुआ था और मेरे पिता से वो हार गया था, यानी मेरे पिता एक अच्छे नेता थे, वो जीत गए और उस महाशय के पिता हार गए थे और अब वो उसी का बदला लेने के लिए मुझे ये बात उन्होंने कही थी। उस तमाचे को वे अभी तक भूले नहीं थे, यानी कि जो लेखिका के पिता ने उन्हें हराकर तमाचा मारा उसे वो भूले नहीं थे, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। अब उस बात को सुनने के बाद लेखिका कहती हैं कि अब मुझे नहले पर दहला मारना था, यानी कि एक ऐसी कविता लिखनी थी जो नेताओं की छवि को सुधार सके और बता सके कि नेता ऐसे नहीं होते जो इस कविता में बताया गया था। तो वो उन कवि महाशय को भी बता देना चाहते थे कि आपने नेता की परिभाषा गलत बताई है, और जो महाशय उसको कहते थे कि तुम्हारे पापा नेता इसलिए तुम्हें ये कविता अच्छी नहीं लगी होगी, उन्हें भी बता देना चाहते थे। लेकिन समस्या ये थी कि लेखिका कथाकार है, कवि नहीं है, तो वो कहती हैं कि चलो कविता ना सही, मैं एक कहानी ही ऐसी लिख दूं कि उसके कहानी के नेता में सारे गुण हों। अपनी कहानी में उन्होंने एक सर्वगुण संपन्न नेता का निर्माण करने की योजना बना डाली, जिसे पढ़कर कवि महाशय अपनी हार मान लें। इस काम को संपन्न करने के लिए उसने घर गई, बहुत सारे फोटो देखे, जो जो फोटो प्रसिद्ध नेताओं के थे, अच्छे नेता जो माने जाते थे, उनकी सबकी जीवनियाँ खंगाली और एक अच्छे नेता का निर्माण अपनी कहानी में करने के लिए चल देती हैं। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी जीवनियाँ उन्होंने नेताओं की पढ़ी कि उनके मन में अब अच्छे नेताओं के हजारों गुण बस गए थे और उन्होंने सोच विचार कर एक अच्छे भावी नेता का, यानी कि जो आगे बड़ा होकर नेता बनेगा, ऐसे गुणों से लैस करके उन्होंने एक नेता का जन्म करा दिया एक गरीब किसान की झोपड़ी में। और गरीब किसान की झोपड़ी में जो उन्होंने एक नेता का जन्म कराया, उसकी फिर थोड़ा धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ उसने उसकी शिक्षा आरंभ करा दी। और शिक्षा आरंभ, क्योंकि वो गरीब घर में था तो अच्छी जगह शिक्षा नहीं ले सकता था कहानी में भी, तो उन्होंने जब कहा एक ऐसी मध्यम क्लास के स्कूल में उनका एडमिशन कराया, तो लेखिका कहती हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं उसकी शिक्षा से संतुष्ट नहीं थी कि अच्छी जगह शिक्षा नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन कहानी के अनुसार उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन वो करा ही नहीं सकती थी। खैर धीरे धीरे वो शिक्षा लेता है और 8वीं मिडिल क्लास वो पास कर लेता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मिडिल क्लास तक आते आते उसने जितने भी इतिहास के आंदोलन हुए थे, क्रांतियाँ हुई थी, वो सारे इतिहास भी पढ़ डाले और जितने भी महान व्यक्ति थे उन सब महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ डाली, ताकि वो भी एक अच्छा नेता बन सके। यानी कि कहानी में अच्छा नेता बनने के लिए एक परिवेश होता है कि वो अच्छा कैसे बना, तो अच्छा बनने के लिए लेखिका ने उसे अच्छी अच्छी जीवनियाँ पढ़ा डाली और नेता बनने के लिए जितने भी आंदोलन हुए थे, क्रांतियाँ हुई थी, वो सारी उसको वो पढ़वा देती है। अब वो पढ़ तो लेता है और उसके अंदर उन गुणों का विकास भी होता है, लेकिन समय के बीतते बीतते ऐसा होता है कि उसके पिता का देहांत हो जाता है। अचानक उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसकी घर में एक बुआ है, एक माँ है, एक बहन है। अब बूढ़ी माँ की रोते रोते जान तो नहीं गई विधवा होने के बाद, लेकिन उनकी आंखें जरूर चली गई। एक बहन थी, एक बुआ थी, उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी अब उस पर, जो इनका लेखिका का भावी नेता है, उस पर आ जाती है। घर में पैसे कमाने का और कोई साधन नहीं था, पिता मजदूरी करते थे। जो कुछ थोड़ी बहुत उनके पास ज़मीन थी उसको उसने जमींदार ने अपनी लगान बकाया दिखाकर ले ली। जब तक पिता था जीवित तब तक तो उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, क्योंकि पिता विनम्र थे और इसमें नेता का गुण थोड़ा अकड़ का गुण था, युवा भी था, तो इसकी शर्म उसने नहीं मानी जमींदार ने, और वो लगान बकाया दिखाकर उसकी ज़मीन ले ली। अब कहाँ से पैसा आए, भरण पोषण करना जरूरी था, माता का पेट भरना, माँ का पेट भरना, बहन का, बुआ का, कहाँ से पेट भरे। अब इसके सामने ये समस्या आई तो लेखिका ने उससे कहा
लेकिन क्योंकि वो कहानी थी तो कह नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा लेखिका ने करने का प्रयास किया, यानी सोचा कि कहानी में ऐसा करूं कि इसको छोड़, घर बार की चिंता छोड़ और तू भावी नेता है इसलिए नेता बन। लेकिन स्वाभाविक जो चरित्र होता है वो ये होता है कि जो पात्र है वो ये कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, पहले मैं अपने परिवार का हूँ तो परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर लूँ, इनका पेट भरण पोषण करने का जो है एक रास्ता निकाल लूँ, उसके बाद मैं नेतागिरी कर लूँगा। तो इसका विरोध ये कर नहीं पाती हैं लेखिका, यानी कि पात्र को अगर वो ऐसा दिखा दें कि घर बार को छोड़ दें और राजनीति में आ जाए, चाहे माता बहन कैसी भूखी बैठी रहें, बीमार पड़ी रहें, तो वो एक व्यक्ति का सामान्य गुण से हट जाना होता है। और उसको अगर नेता वो बना देती है या नेता में ऐसे चरित्र डाल देती है तो दूसरे उस पर एक उंगली उठा सकते हैं कि परिवार का तो पेट पालन ही गया, राजनीति क्या खाक करेगा। इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं कि ठीक है तू पहले अपने घर का भरण पोषण कर ले। लेखिका कहती है कि मेरे जो भावी नेता का चरित्र था, तो भावी नेता ये कहती है कि भावी नेता कहते हैं कि तुम मुझे अपने पापा के ऑफिस में ही कोई नौकरी दिला दो। अब उसने पापा के ऑफिस में देखा कि उसे पापा के ऑफिस में नौकरी दिला दी जाए, तो पता चला कि जितने भी वहाँ खाली पद थे उन सबको मेरे ममेरे फुफेरे रिश्तेदारों ने ही भर लिया है। यानी कि नेता जो होता है वो अपने सभी निजी रिश्तेदार, जो उसके व्यक्तिगत रिश्तेदार होते हैं, उन्हें नौकरी दिला देता है। समाज का जो एक गरीब आदमी है जिसको नौकरी की बहुत ही ज़रूरत है, उसे वहाँ नौकरी नहीं मिल पाती है। तो एक वो वर्तमान नेता की बता देती है, क्योंकि उसके पिता के यहाँ एक ऐसे सामान्य आदमी को, ज़रूरतमंद आदमी को नौकरी नहीं मिलती, और जो उसके व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं वो वहाँ सब नौकरी कर रहे हैं। तो मजबूर होकर जो भावी नेता है वो मजदूरी करने लगता है। एक बिल्डिंग बन रही है और उसमें ईंट गार ढोने का काम करने लगता है। उसमें इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि उसके घर का जो भरण पोषण का जो खर्चा है वो आराम से चल सके। दूसरी तरफ लेखिका ये सोचती है कि जितनी जितनी इसके सिर पर ईंट और मिट्टी आती जा रही है उतना ही मेरे नेता का चरित्र नीचे दबता जा रहा है, यानी नेता बनने का जो उसका ख्वाब है वो धूमिल पड़ता चला जाता है। अब वो वहाँ पर अपनी मजदूरी कर रहा होता है, उसी दौरान उसकी बहन बीमार पड़ जाती है। परेशान होकर, क्योंकि गांव में उसका इलाज नहीं हो पाता है, तो वो अपनी बहन को शहर में लेकर जाता है। और शहर में उसे पता चलता है कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हों तो उसकी बहन का इलाज हो सकता है। उसकी बहन चीखती है, चिल्लाती है कि भाई मेरा इलाज करा दे, कहीं से भी पैसे ला के मेरा इलाज करा दे, मैं मरना अभी नहीं चाहती हूँ। उस बहन की चीखें जब उसके कान में पड़ती हैं तो बहन नहीं होती है तब भी वो गूंजती रहती हैं। और अपनी बहन का इलाज कराने के लिए फिर वो जितने भी गांव में जमींदार हैं, साहूकार हैं, या जो भी संपन्न घराने हैं, उन सब के पास पैसा उधार मांगने के लिए, कर्ज मांगने के लिए जाता है। लेकिन कहीं उसे अपने बहन का इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते हैं। और क्योंकि उसके कान में बहन नहीं चीखती तब भी वो बहन की पुकार गूंजती रहती है कि मेरा इलाज करा दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ भैया। तो अचानक आधी रात में वो उठता है और उसके मन में एक खतरनाक विचार आ जाता है चोरी करने का। और लेखिका कहती है कि मैंने जितने परिश्रम से इसको बनाया नेता, इसमें इतने सारे गुण डाले थे, उनका अब क्या होगा। वो उसे कहते हैं कि तू चोरी करेगा, तो वो कहता है कि चोरी नहीं करूँगा तो क्या अपनी बहन को मर जाने दूँ। और जैसे ही वो चोरी करने के लिए उठता है, आधी रात को चलता है, तो लेखिका अपनी जो कहानी उसने लिखी है, यानी कि उसने जो भावी नेता का अपनी कहानी में निर्माण किया था, उस कहानी को फाड़ कर डस्टबिन में डाल देती है, क्योंकि उसे ऐसा नेता नहीं चाहिए जो चोरी कर रहा हो। अब तक वो ईमानदारी से कर रहा था, चलता था। अब जब वो अपनी बहन के माँ के भरण पोषण के लिए मजदूरी कर रहा था तो चलता था, लेकिन जो चोरी करे ऐसा नेता उसे नहीं चाहिए था, इसलिए उसने वो डस्टबिन में डाल दिया। और फिर दूसरी कहानी लिखनी शुरू कर देती है, एक दूसरा नेता वो निर्मित करने लगते हैं, यानी दूसरे नेता का निर्माण करने लगती हैं। क्योंकि पिछले नेता का जब निर्माण वो कहानी में कर रही थी कि कैसा नेता हो, तो
उन्होंने ऐसा सोचा कि गरीब घर में जन्मा नेता होना चाहिए, बहुत पढ़ाकू होना चाहिए, जिसे सारे इतिहास, सारी क्रांतियों का ज्ञान हो जाए, सभी जितने भी हमारे समाज में अच्छे नेता हुए हैं उन सब की जीवनियों से वो अच्छे अच्छे गुण ग्रहण कर ले। लेकिन जो परिस्थिति उसकी पारिवारिक है, जो परिस्थिति उसकी सामाजिक है, उसके अनुसार वो अपने आप को सबके सामने खड़ा नहीं कर सकता, यानी एक धनी नेता के सामने खड़ा नहीं कर सकता था। और जो अपनी भरण पोषण की जिम्मेदारियां हैं, अपने पारिवारिक भरण पोषण की जो उसके दायित्व हैं, उनका निर्वहन करने में वो नेता के जो काम हैं या नेता के जो गुण हैं उनसे पीछे हट जाता है। इसलिए वो अब चाहती है कि, यानी देखना चाहती है कि अगर एक नेता का जन्म किसी धनी परिवार में होता है तो क्योंकि उसके पास भरण पोषण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, दाल रोटी की कोई चिंता नहीं होगी, तो वो अच्छा नेता बन सकता है। इसलिए वो अब अपनी जो कहानी लिखती है उसमें अपने भावी नेता का जन्म एक धनी परिवार में कराती है, जहाँ उसे ना कोई रोटी की चिंता है, ना किसी के भरण पोषण की चिंता है, ना किसी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। और जब ऐसा होता है तो उसका एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करा पाती है। पहली कहानी में वो एक अपने भावी नेता का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं कराती है, तो उसकी शिक्षा से वो संतुष्ट नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार ये अच्छे स्कूल में एडमिशन कराती है अपने भावी नेता का, और ऐसे स्कूल में कराती है जहाँ संपन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं, राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो उसको अच्छा नेता नहीं बना पाती है, क्योंकि एक दिन वो देखती है कि उसका जो नेता है वो जुआ खेल रहा है। और जब उसने देखा कि बड़े बड़े लोगों में रहकर बड़े बड़े लोगों के बच्चों के साथ पढ़ते हुए वो जुआ खेलता है, तो अपना सिर पकड़ कर बैठ जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि उसका नेता जुआ खेले। उसका अधिकांश समय काफ़ी हाउस में गप्पे मारते ही बीतता था, पढ़ने लिखने में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था। और हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद ही उसने उसे फिर शराब पीते भी देखा। अब से पहले कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीता था, गप्पे मारता था, लेकिन जुआ खेलता था, और अब उसने शराब भी पीना शुरू कर दिया। उस लेखिका कहती है कि मैंने अपने आप पर काबू पाया कि इस तरह का नेता उसे नहीं चाहिए। और नेता से वो फिर वार्तालाप करती है, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक चीज़ें हैं। तो नेता से वार्तालाप कहती है कि तुझे शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मैंने तुझे शराब पीने के लिए नहीं बनाया है, और तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे तुम्हें मैं चलाना चाहती हूँ। यानी कि जब वो कहानी लिखती हैं तो एक वास्तविक चीज़ लिखना चाहती हैं जो यथार्थ समाज में होती है, और यथार्थ जो समाज में होता है वो वही होता है जो इन्होंने, जैसा नेता इनका बन रहा है। क्योंकि जब ये उससे कहती है कि जानते हो तुम्हें मैंने किस लिए बनाया है, तो नेता, जो भावी नेता है, वो जवाब देता है, हाँ, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुमने मुझे बनाया है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुमने मुझे बनाया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार ही चलूँ। मेरा अपना अस्तित्व भी है, मेरे अपने विचार भी हैं। यानी कि जैसी वो संगत में रह रहा था उसके विचार वैसे ही बनेंगे, और जैसी सुविधा उसे मिल रही थी ऐसी सुविधाओं का भोग करने की उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी। इसके बाद लेखिका चिल्लाती है कि जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी सृष्टा हूँ, तुम्हारी निर्माता हूँ। तुम्हें मेरी इच्छा के बाहर तुम्हारा कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और मेरी इच्छा के बाहर तुम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। यह सुनकर भावी नेता हंस पड़ा और बोला, अरे तुमने तो मुझे अपनी कलम से पैदा किया है। मेरे इन दोस्तों को देखो, इनकी अम्माओं ने तो इन्हें अपने जिस्म से पैदा किया है, फिर भी वे इनके निजी जीवन में इतना हस्तक्षेप नहीं करती जितना तुम करती हो। तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मानो आदमी नहीं काठ का उल्लू हूँ। सो बाबा, ऐसी नेतागिरी मुझसे निभाए ना निभेगी। यह उम्र दुनिया की रंगीनी और घर की अमीरी, बिना लुत्फ उठाए ही यूं ही जवानी क्यों बर्बाद की जाए? यह करके क्या नेता नहीं बना जा सकता? यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जैसा मेरा माहौल है, जैसी मुझे सुविधाएं हैं, उनका उपभोग करके भी तो मैं नेता बन सकता हूँ। और क्योंकि जैसा भी नेता को, जितनी ज़्यादा सुविधाएं नेता को मिली होती हैं, जितने ज़्यादा उनमें अवगुण होते हैं, हम देखते हैं कि देश में तो ऐसे ही नेता ज़्यादा हैं।
तो उन्हीं का अनुकरण इसका भावी नेता भी, लेखिका का भावी नेता भी करना चाहता है। और लेखिका कुछ आगे कहती, इससे पहले वो सीटी बजाते हुए आगे चला गया। एक दिन ऐसा भी आया जब लेखिका ने देखा कि बहुत ही सुहावनी सांझ है और जो भावी नेता है उसने खूब अच्छे सज धज कर कपड़े पहने, लिबास आज कुछ अनोखा ही था। शॉर की स्किन के सूट की जगह आज सिल्क की शेरवानी थी, सिगरेट की जगह पान था, सेंट महक रहा था और बाहर हॉर्न बजते ही गुनगुनाते हुए वह अपने मित्र के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हो गई और चल पड़ी और फिर गाड़ी एक बार के सामने रुकी। रात तक ये साहबजादे उसी बार में पेग पर पेग ढालते रहे, भद्दे भद्दे मजाक करते रहे और ठहाके लगाते रहे। रात को 9 बजे उठे तो पैर लड़ खड़ा रहे थे और जैसे तैसे गाड़ी में बैठे। ड्राइवर ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और फिर उन्होंने एक गंदी जगह का नाम लेके उसे कहा कि गाड़ी को वहाँ लेकर चलो। और लेखिका कहती है कि वो इतनी गंदी जगह थी कि उसका नाम मैं कहानी में लिख भी नहीं सकती हूँ। उसका सर्वनाश होते देखकर, यानी कि उसको पहले शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए और फिर बार में जाते हुए देखते हुए और फिर अब बार में से निकल कर भी ऐसी गंदी जगह जाते हुए जिसका नाम लेना भी कठिन है, लेखिका को बड़ा दुख हुआ। उसने एक बार चेतावनी देने के लिए कहा कि मुझे कितना दुख होता है तुम्हें ऐसे देखकर, अब भी समय है कि तुम संभल जाओ। सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस पर जो भावी नेता था वह कहता है, अरे जान, यह क्या तुमने हर समय नेतागिरी का पचड़ा लगा रखा है? कहाँ तुम्हारी नेतागिरी और कहाँ छमिया का क्षमा का? देख लो तो सच तुम्हें भी सुरूर आ जाए। यानी कि वो लेखिका को भी अब ऐसी ऐसी बातें बताने लगा है कि लेखिका उसको आगे नहीं बढ़ा सकती। इतना सुनने के बाद लेखिका के मुंह से अचानक निकलता है, दुराचारी, अशिष्ट, नारकीय कीड़े। और लेखिका के इन शब्दों को सुनकर जो भावी नेता के साथ उसका दोस्त था वो बोल उठता है। उसकी हल्की सी आवाज़ लेखिका के कानों में पड़ती है। वो कहता है, अरे ऐसी घोर हिंदी फटकारोगी तो वह समझेगा भी नहीं, जरा सरल भाषा बोलो। और इससे अधिक सहना लेखक के बस की बात नहीं थी। उसने जिस कलम से उसको उत्पन्न किया था उसी कलम से उसका खात्मा भी कर दिया, यानी कि उसको काट दिया। वह छमिया के यहाँ जाकर बैठने वाला था, या कि छमिया के यहाँ जाकर बैठने वाला था, उससे पहले ही लेखिका ने उस कहानी को फाड़ डाला और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जैसा किया वैसा ही पाया। यानी कि कहानी में लेखिका ये बताना चाहती है कि किसी भी माहौल से हमारा नेता निकला हो, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि गरीबी से निकलेगा तो अपनी दाल रोटी की चिंता में तड़पता रहेगा और उसके लिए गलत आचरण कर सकता है। और जो धनी माहौल से निकलेगा उसको तो सारी सुख सुविधाएं ही ऐसी मिलती हैं जिनसे कि उसका बिगड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं से कैसे भी अगर हम नेता को चुनते हैं तो हमारे देश में अच्छे नेताओं के, जो अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सके, जो जनता के हित में काम कर सके, ऐसे नेताओं को ढूंढना सरल काम नहीं है, बहुत ही कठिन है और ऐसे नेताओं का बहुत ही अभाव है, इसलिए यह कठिन काम है। धन्यवाद। ये पाठ खत्म होता है।